अध्याय 127 दक्षिण शहर से आई टीम। अगली सुबह बी किंग अनाज गोदाम पर छापा मारने के लिए निर्धारित टीम पहले ही इकट्ठा हो चुकी थी। कुल 10 ट्रक थे जो सभी मयंक की धातु नियंत्रण क्षमता द्वारा संशोधित किए गए थे। इनमें भारी बुलडोजर ब्लेड और धातु के फ्रेम उनकी बॉडी पर लगे थे, जिसने उनकी रक्षा क्षमताओं को एक पायदान से भी अधिक बढ़ा दिया था। इस बार ऑपरेशन में न केवल मयंक, तिशा, देवाशीष और रीतिका, 4 द्वितीय श्रेणी के कॉन्ट्रैक्टर भाग ले रहे थे, बल्कि बापन, बीरेंद्र और प्रणब सहित अधिकांश प्रथम श्रेणी के उच्च ग्रेड सदस्य भी लड़ाई में शामिल हुए। शेष 80 सदस्य साधारण लड़ाके थे, जिनमें से 1/4 प्रथम स्तर मध्यवर्ती थे। रोशन और राशि 2 लोग थे जो पीछे रुक रहे थे, और मयंक ने 10 से अधिक शहर की सुरक्षा वाली क्रॉसबो भी छोड़ी, जो अधिकांश राक्षसों के हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त थीं। मयंक, सब तैयार हैं, क्या हम चलें? टीम साफ पंक्तियों में खड़ी थी। एंजल दूतों को अभी तक नहीं बुलाया गया था, लेकिन सभी ने लोहे के कवच पहने थे, जो बहुत व्यवस्थित और दुर्जय लग रहे थे। चलो, पहले दक्षिण शहर नंबर 2 मिडिल स्कूल। मयंक के आदेश पर टीम तुरंत ट्रकों में सवार हो गई। प्रत्येक ट्रक में लगभग 7 से 8 लोग थे, और हर एक के सामने एक प्राचीन वृक्ष क्रिस्टल लटका हुआ था। रोशनी ने काफिले के चारों ओर के कोहरे को दूर भगा दिया, और फिर पूरा बेड़ा तेजी से दक्षिण शहर नंबर 2 मिडिल स्कूल की ओर बढ़ चला। रास्ते में राक्षसों के दिखने की आवृत्ति में वास्तव में कुछ कमी आई थी। हाल के दिनों में देवाशीष ने लगातार खोज दलों का नेतृत्व किया था। जैसे ही राक्षस हमला करते थे, उन्हें तुरंत मार दिया जाता था, और इस तरह मारे गए राक्षसों की संख्या कम नहीं थी, जिससे आसपास के क्षेत्र में कुछ स्थिरता भी आई थी। रास्ते में बिना किसी बाधा के मयंक का काफिला जल्द ही दक्षिण शहर नंबर 2 मिडिल स्कूल के पास पहुंचा। दक्षिणी शहर के गार्डों से मुलाकात। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने लगभग 200 मीटर की दूरी पर दीपक वृक्षों की रोशनी देखी, जहां 2 बख्तरबंद वाहन सड़क को अवरुद्ध कर रहे थे, एक रक्षात्मक रेखा बना रहे थे। वाहनों के ऊपर और बगल में लोग बंदूक के लिए खड़े थे, चौकसी कर रहे थे और पास आ रहे काफिले को ध्यान से देख रहे थे। क्या ये श्री मयंक का काफिला है? एक गहरी आवाज आई, क्योंकि एक बंदूकधारी आदमी संतरी के पास आया, जो परिचित रॉकी निकला। बूढ़ा देवाशीष बाहर झुका, मुस्कुराया और कहा, ओल्ड ब्रदर रॉकी, तुम इतनी जल्दी आ गए। रॉकी और देवाशीष स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को जानते थे, और उसने जोरदार हंसी के साथ जवाब दिया, कल रात ही आ गए थे, और हमने पूरी रात यहीं आराम किया है। दक्षिण शहर में शिविर थोड़ा दूर था, हालांकि वह अभी भी शहर की सीमा के भीतर था, लेकिन वर्तमान में छाए हुए कोहरे के साथ एक बड़े पैमाने पर काफिले की गतिविधियों से अनिवार्य रूप से कई राक्षस सतर्क हो जाते। राक्षसों से बचाव और उन्हें साफ करने दोनों में यहां पहुंचने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती। इसलिए देरी से बचने के लिए रिजू और उनके समूह को तैयारी करने के लिए जल्दी आना पड़ा। आखिरकार दक्षिण शहर नंबर 2 मिडिल स्कूल को पहले ही एक बार साफ किया जा चुका था, और कुछ समय के लिए यहां अधिक राक्षस इकट्ठा नहीं होंगे, इसलिए यह एक अस्थायी शिविर के रूप में काम कर सकता था। रॉकी ने वाहन के अंदर मयंक से कहा, निदेशक रिजू और निदेशक तन्मय अंदर हैं, काफिले के लिए बस मेरे पीछे आओ। उसने अपने अधीनस्थों को बख्तरबंद वाहनों को दूर ले जाने का इशारा किया, एक रास्ता खोला, फिर देवाशीष के ट्रक को दक्षिण शहर नंबर 2 मिडिल स्कूल में ले गया। दक्षिण शहर नंबर 2 मिडिल स्कूल में प्रवेश करने पर कोहरा ज्यादातर दीपक वृक्ष क्रिस्टल द्वारा दूर हो गया था। इस प्रकार अधिकांश लेआउट मयंक और अन्य के सामने प्रकट हो गया। व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित ट्रक नंबर 2 मिडिल स्कूल के फुटबॉल मैदान पर खड़े थे, एक के बाद एक। पहले कुछ ट्रक स्पष्ट रूप से एक ही सैन्य मॉडल के थे, जबकि पीछे के ट्रक विभिन्न रंगों के थे। सभी भारी ट्रक थे जो बहुत सारा माल ले जाने में सक्षम थे। ये सिर्फ ट्रक ही नहीं थे, स्कूल के अंदर कई लोग चहलकदमी कर रहे थे। एक नज़र में वाहन लाइनअप के बगल में पेड़ों के नीचे समूह थे, हर एक अपने कर्तव्यों में व्यस्त था, जिनकी संख्या सैकड़ों थी। मयंक ने रॉकी से पूछा, जो सामने वाले ट्रक के पास था, आप कितने लोग लाए हैं? 500 दक्षिणी शहर गार्ड। मयंक ने अपनी भौहें उठाईं। दक्षिणी शहर गार्ड, ये नाम सशस्त्र बलों की रैंकिंग से संबंधित नहीं था, न ही यह पुलिस का हो सकता था। स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने संगठन का पुनर्गठन किया था। सभी उतर गए, और रॉकी का इरादा मयंक को रिजू से मिलाने का था, लेकिन उसने मयंक द्वारा लाए गए लोगों की ओर पीछे देखा, और सोचने के बाद उसने सुझाव दिया, निदेशक रिजू के पास शायद आपके साथ चर्चा करने की योजना है, तो आपके लोग यहीं इंतजार क्यों नहीं करते? 80 से अधिक लोगों को मीटिंग रूम में ले जाना संभव नहीं था, इसलिए उन्हें मौके पर आराम करने देना अधिक समझदारी थी, खासकर जब ये केवल आधे घंटे के बारे में होने वाला था। मयंक ने सिर हिलाया और कहा, ओल्ड बीरेंद्र, तुम बाकी लोगों को लेकर यहीं रुको, हम जाकर मिलते हैं। समझा। लोगों ने ट्रकों से नीचे नहीं उतरे, बल्कि उन पर आराम करना चुना। तभी रॉकी ने मयंक और उनके समूह को स्कूल के मुख्य भवन की दिशा में ले गया, जो अस्थायी कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था।
नई टीम के आगमन ने तुरंत अन्य दक्षिणी शहर गार्डों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उनमें से मूल सशस्त्र बल के सदस्यों ने सख्त अनुशासन बनाए रखा। हालांकि उत्सुक, उन्होंने टिप्पणी करने से परहेज किया। पुलिस पृष्ठभूमि वाले लोगों ने भी ऐसा ही व्यवहार प्रदर्शित किया, जबकि उनके द्वारा इकट्ठे किए गए कुछ नागरिक कॉन्ट्रैक्टरों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। बस कुछ दर्जन लोग, उनकी अपनी संख्या का 5वां हिस्सा भी नहीं, क्या वे वास्तव में उन राक्षसों को संभाल सकते हैं? उनके दिमाग में संदेह ने जड़ पकड़ ली, लेकिन सशस्त्र बलों और पुलिस के निगरानी रखने के कारण साधारण कॉन्ट्रैक्टर खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। बातचीत थोड़ी ठंडी और कम दोस्ताना थी, जिसमें बहुत अधिक निकटता नहीं थी। मेमो ऑपरेशन ब्रीफिंग ... मयंक अस्थायी कार्यालय में कदम रखा, रॉकी का अनुसरण करते हुए उसने दरवाजा धकेला। अंदर पहले से ही काफी लोग बैठे थे। चौकोर चेहरे वाला एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति, छलावरण युद्ध की वर्दी पहने हुए, रिजू के बगल में बैठा था। उनकी सीटें कार्यालय के अंदर की ओर थीं। उनके बगल में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। रितिका की आंखें थोड़ी चमकी क्योंकि उसने उस बूढ़े आदमी को अलका के रूप में पहचाना। इन तीनों के अलावा वहां अनु और एक लंबा, युवा योद्धा डब्बू भी था। तुम आ गए। मयंक को आया देखकर रिजू ने मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। यह ओल्ड तन्मे है, तन्मे सशस्त्र बल विभाग के प्रमुख, और वह प्रोफेसर अलका हैं। उसने अलका की ओर इशारा किया, थोड़ा शिकायत करते हुए। हम तीनों ने शुरू में खतरे के कारण उनके आने पर असहमति जताई थी, लेकिन उन्होंने जोर दिया, जिद्दी बूढ़े व्यक्ति। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वह मिस रितिका से मिलना चाहते थे। अलका हंसे, रिजू के शब्दों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। वह जानते थे कि इनकार उनकी अपनी सुरक्षा के लिए था। कुछ चीजें व्यक्तिगत रूप से देखना और अध्ययन करना बेहतर होता है। इसके अलावा मिस रितिका के प्रलय पर किए गए अवलोकन और शोध ने भी मुझे बहुत प्रेरित किया है। रितिका की अभिव्यक्ति शांत रही, थोड़ी सिर हिलाते हुए। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, प्रोफेसर। अपनी डेटा विनिमय सामग्री के भीतर उन्होंने विकसित प्रकारों और उत्परिवर्ती के बीच के अंतरों और राक्षस कॉलोनियों और पारिस्थितिकी के बीच के संबंध पर जोर दिया था। हालांकि उन्होंने रक्त रेखाओं और दमन के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं किया था। ये दोनों पहलू रक्त रेखाओं से संबंधित थे, जिसने अलका को काफी अंतर्दृष्टि दी। प्रलय के बाद की दुनिया में कुछ खोजें अतीत के ज्ञान के मात्र संचय से परे होती हैं। इससे भी महत्वपूर्ण है प्रतिभा के समान प्रेरणा और अवलोकन। स्पष्ट रूप से रितिका ऐसी ही एक व्यक्ति थी। आप अनु को पहले से जानते हैं। उनके बगल में डब्बू है, सशस्त्र बल विभाग का एक योद्धा, एक द्वितीय श्रेणी निम्न ग्रेड कॉन्ट्रैक्टर। नमस्ते, मैं डब्बू हूँ। डब्बू खड़ा हुआ और सलाम किया। उसकी आवाज दृढ़ और स्पष्ट गूंज रही थी, एक सशस्त्र बल के योद्धा का प्रतीक। मयंक ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मयंक। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसने लापरवाही से एक कुर्सी खींच ली ताकि उसका मुंह ब्लैकबोर्ड की ओर हो। उपस्थित लोग या तो सुरक्षाकर्मी थे या सैन्य पृष्ठभूमि से अनावश्यक औपचारिकता से परेशान होने को इच्छुक नहीं थे। हम एक रात पहले आ गए, इन पिछले दिनों में एकत्रित खुफिया जानकारी को एकीकृत किया और अब ऑपरेशन योजना बनाने का सही समय है। ब्लैकबोर्ड पर एक नक्शा प्रदर्शित था, जिस पर रिजू ने एक छोटा वृत्त बनाया। मयंक ने हैरान होकर देखा, क्या वह बी किंग अनाज गोदाम है? रिजू ने जो वृत्त बनाया वह उत्तरी उपनगरों के पास था, जिसका अर्थ है शहर के उत्तरी किनारे के निकास के करीब, शानहू विला जिला और दक्षिण शहर नंबर 2 मिडिल स्कूल से बहुत दूर नहीं, और उनके दक्षिणी समृद्ध रासायनिक संयंत्र में स्थान की तुलना में बहुत करीब। हाँ, यह उत्तरी उपनगरों में है, आपके क्षेत्र के पास, रिजू ने एक चालाक बूढ़े लोमड़ी की तरह मुस्कुराते हुए स्पष्ट रूप से कहा। यही सूचना के अंतर का आकर्षण है। अनाज गोदाम उत्तरी उपनगरों में है, मयंक के करीब है, लेकिन अगर कोई इसके अस्तित्व से अवगत नहीं है तो ये छिपा रहता है। इसके अलावा अगर चूहे के जीव बह निकले तो सबसे पहले उत्तरी उपनगरों के लोग प्रभावित होंगे। वर्तमान स्थिति क्या है? क्या आपने नई खुफिया जानकारी स्पष्ट की है? मयंक ने जल्दी से अपनी शांति वापस पाए और जोर से पूछा। रिजू ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, ओल्ड तन्मे के लोगों ने टोही का काम किया, उन्हें समझाने दो। तन्मे की कर्कश आवाज गहराई से गूंजी। टोही फीडबैक के आधार पर हमने सतह पर लगभग 5000 चूहे के जीवों को सक्रिय देखा है, जिनमें एकल जीवों में प्रथम श्रेणी अवर शक्ति है, जो मांस के शवों के बराबर है, लेकिन प्रथम स्तर मध्यवर्ती और कई प्रथम श्रेणी उच्च ग्रेड चूहे के जीवों की कमी नहीं है जो लगभग मानव रूपी हैं, या हमें उन्हें चूहे मानव कहना चाहिए। हम भूमिगत सुरंगों की सीमा का स्पष्ट माप प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन चूहे के जीवों की गतिविधि के निशान को देखते हुए ये कम से कम अनाज गोदाम के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है और 300 मीटर से आगे तक जाता है। सुरंगों में दक्षिण की ओर खिंचाव की एक स्पष्ट प्रवृत्ति है। चूहे के जीवों की खुली गतिविधियां भी दक्षिणी विस्तार की प्रवृत्ति दिखाती हैं, और यदि प्रोफेसर अलका के अनुमानों के अनुसार नियंत्रित और नष्ट नहीं किया जाता है तो 1 से 3 महीने के भीतर चूहे के जीवों का एक ज्वार शहर के उत्तर में फैल जाएगा।
क्या आपने अभी तक इन चूहे के जीवों के प्रजनन का पता लगाया है? मयंक ने प्रोफेसर अलका को एक जिज्ञासु निगाह से देखा। अलका ने कहा, हमने एक जीवित चूहे के जीव को पकड़ा है, लेकिन यह इतना कमजोर था कि कुछ भी ठोस अनुमान नहीं लगाया जा सका। हालांकि इन 10 दिनों में परिवर्तनों और विस्तार के रुझानों को देखते हुए उनकी जनसंख्या वृद्धि वास्तव में इस स्तर को प्राप्त कर सकती है। सर्वभक्षी प्रकृति उन्हें विकास के अधिक अवसर प्रदान करती है और वह एक अनाज गोदाम है। गोदाम में 50 लाख टन अनाज संग्रहित है, जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1 पाउंड की दर से 10 लाख लोगों के लिए 3 महीने तक खाने के लिए पर्याप्त है। वह विशाल मात्रा चूहे के जीवों के लिए एक भंडारगृह के रूप में अच्छी तरह से काम कर सकती है। कॉलोनियों और रक्त रेखाओं पर मिस रीतिका के निष्कर्षों के अनुसार इतने बड़े चूहे के जीवों के झुंड के लिए एक क्षेत्र के भीतर इतनी व्यवस्थित गतिविधि बनाए रखने के लिए, जिसमें विस्तार बहुत स्पष्ट न हो, कोर के रूप में कार्य करने वाले काफी कुछ उच्च श्रेणी के चूहे के जीव होने चाहिए। खोजे गए 2 द्वितीय श्रेणी निम्न ग्रेड चूहे के जीव निश्चित रूप से अकेले नहीं हैं, सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। स्थिति स्पष्ट रूप से कुछ दिन पहले वर्णित की तुलना में अधिक गंभीर थी और मयंक की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। वह रिजू की ओर मुड़ा। निदेशक रिजू, हमले के लिए आपकी क्या योजना है? ये 2 चरणीय प्रक्रिया है। पहले सामने के चूहे के जीवों को साफ करने के लिए आग लगाना, फिर गुफाओं में मौजूद लोगों से निपटना। उसने नक्शे पर एक जगह की ओर इशारा किया। बी किंग अनाज गोदाम के बाहर थोड़ी दूरी पर यहाँ एक छोटा खोखला है, गोदाम से 1000 मीटर से अधिक दूर। गुफाएं इस स्थिति तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हम पहले चूहे के जीवों को यहाँ एक लड़ाई के लिए लुभा सकते हैं ताकि उनकी ताकतों को खत्म किया जा सके। इससे क्षेत्र को साफ करने का हमारा मिशन बहुत हल्का हो जाएगा। अध्याय 128 अलका की सलाह। लड़ाई की योजना सरल थी। रक्षात्मक किलेबंदी स्थापित करना और चूहे के राक्षसों को लुभाना ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर खत्म किया जा सके। तन्मय की सोच के अनुसार अगर केवल हवाई समर्थन होता तो वे बस गोलाबारी का कवर प्रदान कर सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3000 या 5000 थे, यहाँ तक कि 10,000 भी भुनी हुई बत्तख की गर्दन में बदल जाते। बेशक सेना के शस्त्रागार विभाग के पास हवाई शक्ति होना संभव नहीं था, और अगर उनके पास होती भी तो ऐसी कोहरे की स्थिति में इसका उपयोग करना संभव नहीं होता। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कोहरे ने न केवल दृश्यता को बाधित किया बल्कि संकेतों में भी कुछ हद तक हस्तक्षेप किया। लेकिन इनमें से कोई भी समस्या नहीं थी जब तक उनके पास पर्याप्त कर्मी थे। इन राक्षसों से निपटने के लिए किलेबंदी का एक सरल संचय पूरी तरह से पर्याप्त था। हालांकि उन्होंने भारी गोलाबारी खो दी थी, कॉन्ट्रैक्टरों की शारीरिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो गई थी। योजना को अंतिम रूप देने के बाद दक्षिण शहर के सभी सैन्य कर्मियों को तेजी से इकट्ठा किया जा रहा था, हथियार और आपूर्ति उठा रहे थे और तुरंत निर्दिष्ट परिवहन वाहनों पर लौट रहे थे। असेंबली 10 मिनट से भी कम समय में पूरी हो गई थी। मयंक का समूह, जो पहले से ही वाहन के पास आराम कर रहा था, तुरंत युद्ध मोड में आ गया। रिजू ने मयंक के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए उसे बस चूहे के राक्षसों को स्नाइप करने में सहयोग करना था। एक बार जब वे अनाज गोदाम के भूमिगत गुफा युद्ध के मैदान में पहुंच जाते तो वही मयंक वास्तव में कार्रवाई करता। एक एक करके वाहन दक्षिण शहर नंबर 2 मिडिल स्कूल से निकले और फिर उत्तरी उपनगरों की ओर बढ़े। दक्षिण शहर के शिविर ने 500 से अधिक लोगों को भेजा, परिवहन वाहनों के रूप में सैन्य वाहनों और ट्रकों का उपयोग किया, जिनकी कुल संख्या लगभग 30 थी। उन पर न केवल लोग थे बल्कि हथियार और गोला बारूद भी थे। ये स्पष्ट था कि वे वास्तव में इस मिशन में एक महत्वपूर्ण निवेश कर रहे थे। किसी भी पूरक गोला बारूद के बिना ये लड़ाई निस्संदेह उनकी अधिकांश गोलियों को खत्म कर देगी। काफिला कोहरे के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ा। खिड़कियों पर तैनात निशानेबाजों द्वारा दूर से ही संपर्क करने वाले किसी भी राक्षस को स्नाइप किया जा रहा था। अव्यवस्थित विकास। जल्द ही पूरा काफिला दक्षिण शहर से उपनगरों में चला गया, जहां कोहरे ने राजमार्ग के दोनों किनारों को घेर लिया था। कारों के दबी हुई आवाज को छोड़कर भयानक रूप से शांत था। उपनगरों में मानव रूपी राक्षसों की संख्या कम हो गई थी, जिससे एक असामान्य शांति में योगदान हुआ, लेकिन किसी ने भी अपनी चौकसी कम नहीं की। हालांकि उपनगरों में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन शहर की तुलना में वहां जानवरों की संख्या काफी अधिक थी। हर जानवर राक्षस में नहीं बदला, लेकिन एक बार जब वे उत्परिवर्तित होते थे तो उनमें आमतौर पर अच्छी खासी युद्ध शक्ति होती थी। रास्ते में उनका सामना उत्परिवर्तित राक्षसों के कई हमलों से हुआ, जिनमें ज्यादातर सर्प जैसी प्राणी थीं, साथ ही विशाल मैक्रोफेज कुत्ते और 2 सिर वाले कुत्ते भी थे। अलका रिजू के समान वाहन में नहीं थे, बल्कि मयंक के साथ थे, जाहिर तौर पर तिशा के साथ संवाद करने के उद्देश्य से। भ्रष्ट सिर वाला सांप, 2 सिर वाला फटा मुंह सांप, विशाल मैक्रोफेज कुत्ता, 2 सिर वाला कुत्ता और मानव चेहरे वाला मेढक राक्षस। ये सभी जानवर हैं जो कोहरे के उतरने के बाद उत्परिवर्तित हुए। आपके सिद्धांत के अनुसार उन्हें उत्परिवर्तित प्रकार माना जाना चाहिए।
लौटने के बाद ओल्ड समीरन और मैंने इस पर विचार किया और महसूस किया कि इस प्रकार का उत्परिवर्तन शायद आध्यात्मिक ऊर्जा के विरूपण के कारण होने वाले अव्यवस्थित विकास से उत्पन्न होता है। अलका ने बाहर मारे गए राक्षसों की ओर इशारा किया और धीरे धीरे तिशा से बात की। उनकी आवाज़ शांत और सौम्य थी, जैसे कि वह अपने ही छात्र का मार्गदर्शन कर रहे हों। तिशा ने ध्यान से सुना और विद्वान के प्रति उसी सम्मान को दिखाया, पूछते हुए, अव्यवस्थित विकास, अस्थिर संरचना, अस्थिर आध्यात्मिक ऊर्जा, क्या वह भी विकास के रूप में गिना जाता है? आप विकास को कैसे परिभाषित करती हैं? एक प्रजाति के जीनों की आवृत्ति में परिवर्तन। जब पर्यावरण के अनुकूल होने वाले लक्षण एक प्रजाति के भीतर सामान्य हो जाते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि प्रजाति ने पर्यावरण के अनुकूलन को पूरा कर लिया है, विकास को पूरा करते हुए। सही है, वह एक जैविक दृष्टिकोण है। अलका ने सार्थक रूप से बात की, हालांकि वह सिर्फ सामान्य परिदृश्य है। भले ही इन उत्परिवर्तित प्रकारों में अस्थिर संरचनाएं हों और विरासत में मिलने पर प्रजनन करने में भी सक्षम न हो, मुझे लगता है कि परिभाषा को संशोधित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जीवन रैंक के आरोहण में क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि विकसित प्रकारों और उत्परिवर्तित प्रकारों दोनों को विकास माना जा सकता है? जीवन रैंक के परिप्रेक्ष्य से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अलका ने जारी रखा, आध्यात्मिक ऊर्जा मन, आत्मा और अन्य शक्तियों से निकटता से संबंधित है। ये भौतिक नियमों से अलग है और हालांकि इसकी हमारी दुनिया में विशिष्ट अभिव्यक्तियां हैं, पर्यावरण में, राक्षसों के शरीर में और हमारे शरीर में मौजूद इसके रूप की परवाह किए बिना, इस प्रकार की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से एक हद तक अव्यवस्था रखती है, ठीक वैसे ही जैसे जीवित प्राणियों की सोच, मन की अराजकता और छलांग। ओह, अराजक और अचानक। जो लोग इस ऊर्जा के अनुकूल होते हैं और इसे अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं, वे उस जीवन रूप के विकास का नेतृत्व करेंगे। एक विकसित प्रकार। सही। अलका ने सिर हिलाया, यह विकास प्राकृतिक विकास के समान है, आत्मलाभ का एक चयन, हालांकि प्रगति प्राकृतिक चयन से तेज है। इसके अलावा, यदि आध्यात्मिक ऊर्जा हावी होती है, मानसिक ऊर्जा को विकृत करती है, तो त्रुटिपूर्ण मार्गदर्शन होगा, जिसके परिणामस्वरूप अव्यवस्थित, अराजक विकास होगा। जीवन रैंक अभी भी विकसित होगी, लेकिन इससे दो मुंह, अतिरिक्त हाथ और इसी तरह की विसंगतियां हो सकती हैं, साथ ही अधिक रक्तपिपासु और आक्रामक, यहां तक कि पागल भी हो सकते हैं। हालांकि आत्मा या मन की शक्ति जैसी घटनाओं पर शोध लगभग न के बराबर था। इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में अलका ने वास्तव में बहुत सी चीज़ों और अभिलेखों का सामना किया था जो आधुनिक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण का खंडन करते हैं। हालांकि वे प्रलय की तुलना में इतने चमत्कारी नहीं लग सकते हैं। आत्मा के बारे में रिकॉर्डिंग जो सामान्य धारणा से अधिक हैं, उन्हें हमेशा अंधेरे में रखा गया है। यही कारण भी था कि जब आध्यात्मिक ऊर्जा दुनिया पर उतरी, तो वह और समीरन जल्दी से संबंध बना सके और सत्यापित कर सके कि यह शक्ति आत्मा और मन से संबंधित थी। बेशक, प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे मनुष्यों के सापेक्ष इच्छा ही सच्चा आत्मा है। हमारे लिए पूर्व प्रकार का विकास अनिवार्य रूप से एक राक्षस है। जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति, मजबूत बनने की, बिना दिमाग वाले जानवरों के लिए बहुत अलग नहीं है। लेकिन इंसान अलग हैं। क्या कोई कारण के बिना भी इंसान माना जा सकता है? तिशा को अचानक स्पष्टता का क्षण मिला। अलका उसे संकेत दे रहे थे और जैसे ही उसने उनकी ओर देखा, दयालु बूढ़े व्यक्ति ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। उनकी आंखें चमक उठीं क्योंकि उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। आपका शोध दृष्टिकोण मेरे से अधिक लचीला है। आप निश्चित रूप से मानव शरीर के संवर्धक जैसी कोई चीज़ लेकर आ सकती हैं, इसलिए अपना ख्याल रखना सुनिश्चित करें। फायर चूहों का ज्वार आता है। हम आ गए हैं। उसी क्षण काफिले के सामने के वाहन पहाड़ियों में एक गड्ढे के पास रुक गए। दीपक वृक्ष क्रिस्टल स्थापित करें, कोहरे को दूर करें। तन्मय के आदेश पहले ही जारी हो चुके थे और दक्षिणी शहर गार्ड आगे बढ़ने लगे, एक के बाद एक अपने वाहनों से बाहर निकल रहे थे, जमा हुए दीपक वृक्ष क्रिस्टल को निकाल रहे थे और उन्हें धातु की छड़ों में स्थापित करने से पहले छड़ों को जमीन में लगा रहे थे। रोशनी ने कोहरे को दूर किया और तन्मय और रिजू ने तुरंत दक्षिणी शहर गार्डों को रक्षात्मक किलेबंदी का निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया। किसी भी फैंसी किले की आवश्यकता नहीं थी। पहाड़ के दर्रे को मोटे तौर पर घेरना और राक्षसी चूहों को पीछे हटाना ही था। यह उनके सौंपे गए कार्य को पूरा करेगा। मयंक ने एक उंगली भी नहीं उठाई, लेकिन देवाशीष ने अपने आदमियों को मदद करने का आदेश दिया। वे सभी कॉन्ट्रैक्टर थे और उनके लिए सूखे पेड़ों को काटना और मौके पर किलेबंदी को ढेर करने के लिए मिट्टी खोदना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। दोपहर तक बुनियादी किलेबंदी का निर्माण हो चुका था। ढलान पर 2 टीले बनाए गए थे, एक दूसरे से ऊंचा, और टीलों के सामने पृथ्वी से खोदी गई खाइयां थीं। पहला टीला प्रारंभिक गोलीबारी बिंदु के रूप में कार्य करता था। इससे पहले कि राक्षसी चूहे पास आते, वहीं उन्हें गोली मारकर मार डाला जाता।
एक बार जब चूहे ढलान पर पहले टीले के पास पहुंचते तो रक्षक दूसरे गोलीबारी बिंदु पर पीछे हट जाते, जबकि एंजल दूत लड़ाई में शामिल हो जाते, शूटिंग के समन्वय में चूहों को बाधित करने के लिए पहले टीले पर भरोसा करते। सब कुछ तैयार होने के बाद रिजू और तन्मय ने टोही दस्ते को बी किंग अनाज गोदाम के स्थान की ओर ड्राइव करने का आदेश दिया। सभी ने देखा कि वाहन धीरे धीरे दूर चले गए, अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया। समय बीतता गया, लगभग 20 मिनट बीत गए और अंत में इंजनों की दहाड़ सुनाई दी। सभी ने इसे सुना। रिपोर्ट, चूहे के राक्षस आ गए हैं। तेज रफ्तार वाहन कोहरे के माध्यम से फटा, धूल उड़ाते हुए, और उनके पीछे दहाड़ धीरे धीरे चीख की एक लहर से डूब गई जो एक आने वाले ज्वार जैसा दिखता था। कोहरे के भीतर से एक भयानक काली लहर निकली। प्रत्येक पिच काला और क्रूर चूहा एक तेंदुए के आकार का था जो हिंसक रूप से पीछा कर रहा था। उनके पंजे मानव हाथों जितने बड़े तेजी से जमीन को खरोंच रहे थे ताकि उनकी गति को यथासंभव बढ़ाया जा सके। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उनके नुकीले दांत उनके मुंह के बाहर ओवलैप हो रहे थे। भेदी चीखें उत्सर्जित कर रहे थे। प्रत्येक क्रूरता की बहुत छवि थी, उन्मत्त, हिंसक, हर समय सब कुछ निगलने की तीव्र इच्छा के साथ। बूम! एक स्काउट कार की खिड़की से बाहर झुका, फिर एक रासायनिक बम बाहर फेंक दिया। कांच के क्लिक की आवाज सुनाई दी क्योंकि यह चूहे की भीड़ के बीच गिरा और तुरंत आग भड़क उठी। एक शक्तिशाली विस्फोट के साथ 1 दर्जन से अधिक चूहों को उड़ा दिया। इससे चूहों के ज्वार में एक संक्षिप्त विराम आया, जिससे एक छोटा सा अंतर बन गया। उसी क्षण वाहन के ड्राइवर ने एक्सीलरेटर पर जोर से मारा और पहाड़ के खोखले के किनारे की ओर बढ़ गया, निकास के निर्दिष्ट बिंदु तक पहुंच गया। वे बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से उतर गए और जल्दी से खोखले के किनारे से भाग निकले। चूहे के राक्षसों का झुंड जल्द ही ढलान के नीचे पहुंच गया, लोगों से केवल 300 से 400 मीटर दूर। ऊपर से नीचे देखते हुए हजारों चूहे प्रतीत हो रहे थे। फायर! तन्मय ने ठंडा आदेश जारी किया और फिर गोलियों की आवाज गूंज उठी। राइफलें आग उगलने लगी क्योंकि गोलियां तेजी से पहाड़ के आधार की ओर नीचे चली गईं। चूहे के राक्षसों से खून छलक पड़ा क्योंकि वे जमीन पर गिर पड़े और उनके पीछे वाले और भी हिंसक रूप से आगे बढ़े। बंदूक की आवाज लगातार थी। चूहे के राक्षसों की पंक्तियां गोलियों से गिर गईं और क्रॉसबो तीर अपनी शक्तिशाली भेदक शक्ति के साथ लड़ाई में शामिल हो गए, प्राणियों को मार डाला। 100, 200, 300 सैकड़ों चूहे के राक्षस मृत पड़े थे और जल्द ही पहले से ही 1000 से अधिक लाशें थीं। हालांकि 300 मीटर से थोड़ी अधिक की कम दूरी को पहले ही उनके द्वारा तोड़ दिया गया था, जिसमें दोनों पक्षों को केवल कुछ ही दर्जन मीटर अलग कर रहे थे। आग लगाओ! रक्षा की दूसरी पंक्ति, प्रेरित बुलाओ! तन्मय ने संयम के साथ आदेश जारी किए, लेकिन उनका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने फुसफुसाते हुए शाप दिया, लानत है, स्काउट्स क्या कर रहे हैं? क्या ये 4000 है? चूहों का झुंड अभी भी एक घना काला द्रव्यमान था, कोहरे के माध्यम से अंदर आ रहा था। जिन 1000 से अधिक चूहों को उन्होंने पहले मार दिया था, वे उनकी संख्या के 10वें हिस्से से भी कम लग रहे थे। कोहरा घना है और हम वहां नहीं जा सकते। क्या मुझे आपके लिए स्काउट करने के लिए अपना जीवन छोड़ देना चाहिए? रिजू ने, हालांकि, स्पष्ट सत्य कहा। उन्होंने सोलेमनिटी के साथ कहा, चिंता मत करो, हम इससे अभी भी निपट सकते हैं। उनकी संख्या से अधिक होना योजना का हिस्सा था। तन्मय के आदेशों का पालन करते हुए सभी ने रासायनिक बम निकाले और उन्हें चूहे की भीड़ में और भी उन्मत्त रूप से फेंक दिया। बूम! एक के बाद एक विस्फोट गड़गड़ाए और आग की रोशनी ने लगभग पूरे क्षेत्र को उज्ज्वल कर दिया। बम विस्फोटों के बीच कई चूहे के राक्षस कीमा बन गए, जिससे अग्रिम पंक्ति क्षण भर के लिए साफ हो गई। इस बमबारी ने कम से कम 1000 या 2000 चूहे के राक्षसों को मार डाला। शांत होने का फायदा उठाते हुए सभी तेजी से 200 मीटर दूर दूसरे टीले पर वापस चले गए और एंजल दूत को बुलाया गया। पहले टीले के पीछे स्थिति ले ली। टीले के सामने की खाई अब गैसोलीन से भरी हुई थी। आग लगा दी गई थी, जिससे एक भयंकर आग जल उठी, एक दीवार की तरह एक बाधा बन गई, चूहे के राक्षसों को काट दिया और क्षण भर के लिए उनकी प्रगति को रोक दिया। इस बीच गोलियों की बारिश उन पर जारी रही। दहाड़! लेकिन तभी एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और एक विशाल आकृति कोहरे से बाहर निकली। चूहे की भीड़ के बीच उन्नत राक्षस आ गए थे।